गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बोल बाबा केदारनाथ की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और देखो यार भाई, तुम लोग का जो कोर्स है, आज सेशन 1 लगाया मैंने और इतना बढ़िया, मतलब एक शुरुआत है कि कल तक मतलब भयंकर गर्मी हो रही थी देहरादून में, और आज सुबह ही भाई इतनी जबरदस्त मौसम हो गया। मतलब एक जो अंदर से खुशी होती है ना, दिल खुश हो गया, इतना बढ़िया वाला बारिश हो रही है, तो जो गर्मी थी वो सब गायब हो गई। भाई शुरुआत बहुत सकारात्मक हुई है। मतलब पढ़ाना तो गर्मी में भी था, लेकिन बढ़िया मौसम हो गया एकदम, बारिश वारिश हो गए। और बताइए आप, सब ठीक ठाक हो? कैसे हो आप लोग? स्वस्थ हो, फिट हो? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी वही है भाई, स्वस्थ रहना, फिट रहना। पढ़ाई भी होगी, लिखाई भी होगी भाई, नौकरी भी मिल जाएगी, पैसा भी कमा लोगे। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, मैं एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। चले फिर शुरुआत करें आज से। जय श्री गणेश कर देते हैं आपके कोर्स का। अब ये बता दो, देखो मेरी आवाज वगैरह एकदम परफेक्ट है? क्योंकि बस आप सिग्नल देंगे। मेरी बहुत बढ़िया है बेटा, तबीयत एकदम फिट हूं मैं अब। तो आप मुझे क्लियरेंस देंगे कि हाँ सर आवाज वगैरह बढ़िया है। बस फिर मैं चैट को बंद करूंगा। जैसे जैसे एक एक पोर्शन खत्म होगा, यहाँ पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात है बेटा, वो टीम को पता होगा। देखिए मैं कोर्स को मैनेज नहीं करता, बस पढ़ाता हूँ भाई। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, और भैया चैट को कर देते हैं आपकी ऑफ, क्योंकि अब बात है पढ़ाई लिखाई की। देखो यार, चैट बंद करने के आधार पे कोर्स कम आकलन मत कर लेना। चैट मतलब कि आप ही का नुकसान है इसमें, आप लोग इसी में लगे रहोगे। इसीलिए मैंने चैटिंग बंद कर दी। अब बातें होंगी बस पढ़ाई की, अब सिर्फ मैं विलन हूं तुम्हारी लाइफ में है। चलो आइए जी फिर स्टार्ट करें। आज का जो पहला टॉपिक है बेटा, कुछ चीजें ना सिलेबस में मेंशन नहीं है। कभी आपको लगे सर ये तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेटा ये जरूरी बहुत है, क्योंकि बच्चों को बाकी की जितनी भी चैप्टर दे रखे हैं, भाई हमारा ये तो उद्देश्य नहीं है कि हम सिर्फ सिलेबस को पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य है कि नंबर अच्छे आए, जिससे सिलेक्शन हो जाए। बस हमारा तो ये उद्देश्य है। हमारा बाकी कोई पर्पज नहीं है, बाकी कोई उद्देश्य तो नहीं है। बस ये है कि कुछ भी हो लेकिन नंबर बहुत अच्छे आ जाए, जबरदस्त वाले आ जाए। तो बेटा बाकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप मशीन पढ़ोगे, चाहे आप पावर की चीजें पढ़ोगे, आप फंसते रहोगे जब तक आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो ये एक दो चैप्टर मैंने आपके लिए अपने आप से डिजाइन किए हैं, लेकिन ये प्रभु की दया से आपका वैसे भी एक दो नंबर तो प्लस करवा ही देंगे। आ जाओ जी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक वैद्युत की। बात करते हैं जी बेसिक वैद्युत की। जो बेसिक वैद्युत की होती है, इसके बस कुछ छोटी छोटी चीजें, और ये ज्यादा देर का नहीं है, 2-3 सेशन में निबट जाएगा। यानी कि टारगेट मैंने रखा हुआ है कि इसको आज ही मैं खत्म कर दूंगा बेटा। देखो बच्चों, सबसे पहले चाहे वो इलेक्ट्रिकल की बात हो, चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग के ब्रांच की बात हो, चाहे वो इस दुनिया में कुछ भी बना हो, किसी भी पदार्थ की बात हो, सबसे पहली चीज, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही होता है। और ये मैंने सबसे पहले जो बना रखा है ना, ये बना रखा है एटम, यानी कि परमाणु। बच्चों जो बेसिक चीजें बस वो लिखते चले। सबसे पहले बात करते हैं जी नाभिक। जो ये नाभिक होता है,
इसके बारे में जो बताया था वो बताया था रदरफोर्ड साहब ने। ये बताया था जी रदरफोर्ड साहब ने। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बताया था ये बताया था जी जे जे ये बताया था जे थॉमसन साहब ने। प्रोटॉन, इसका दूसरा नाम कैनाल रेज या कैनाल रेखाएं भी था। कैनाल तरंग, इसका दूसरा नाम ये भी था कैनाल तरंग। और भैया ये जो खोजी थी, ये खोजी थी गोल्ड स्टीन साहब ने, गोल्ड स्टीन ने। और प्रोटॉन का ये जो नाम बाद में नामित किया था, नाम ये दिया था मेरे बच्चों रदरफोर्ड साहब ने। तुम्हें लिखना थोड़ा ना है, सुनना है बस, और स्पीड तेज है तो मेरे साथ साथ छाप लेना। न्यूट्रॉन ये बताया था जी चैडविक ने, जेम्स चैडविक साहब ने बताया था ये। जो नाभिकीय बच्चों जो एटॉमिक थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी, इसके बारे में बताया था जॉन डाल्टन साहब ने। इसके बारे में किन्होंने जानकारी दी थी? जॉन डाल्टन साहब ने। कुछ और चीजें लिखना शुरू करता हूं। देखो जैसे नाभिक है बेटा, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जो नाभिक होता है ये धन आवेशित होता है। जो नाभिक होता है ये धन आवेशित होता है। अब देखना तुम्हें मशीन वशीन के टॉपिक कैसे कितने बढ़िया समझ में आएंगे जब ये बेसिक चीजें पता होंगे। इस नाभिक के अंदर तुमने रखे हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर की कक्षाओं में घूम रहे हैं मस्त होके इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं प्रोटॉन से। प्रोटॉन हमें पता है कहां पर है प्रोटॉन, ये सर ये तो नाभिक में है। खोज किसने कर दी ये भी हमें पता है। तो भैया इन पर लिखते हैं सबसे पहले आवेश। सर आवेश बताओ। तो भैया इन पे पाया जाता है एक धनात्मक आवेश 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम। अब पता नहीं इसकी जो जरूरत है मैं बहुत जगह पड़ेगी ये सारी चीजों की। बच्चों इसका जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो MP से लिखते हो आप। और भैया ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक मिनट जरा, अब बनेगा माहौल। ठीक है जी, दो चीजें बस याद रखनी है। इसके बाद है भैया न्यूट्रॉन। एक भी चीज को ऐसे नहीं छोड़ना कि सर बाद में कर लेंगे ना भाई बच्चों, मेरे साथ ही निपटा लेना। और एक भी चीज को अपने हिसाब से मत चलना, क्योंकि देखो यार तुम्हें इतनी जानकारी नहीं है बेटा, तो टीचर को टीचर समझ के सुन लेना है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। चलो ठीक है। और जो द्रव्यमान होता है इसका, द्रव्यमान इसका वही होता है जो लगभग प्रोटॉन का होता है। तो मैंने लिख दिया 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है भैया, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम हो जाता है जी। और भैया एक होता है द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसे लिख देते हैं MN से। बस एक रिलेशन याद रख लो दोस्त,
क्या होता है देखो, ये याद रखना, ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम ई कर देता, कभी तुम इसे न्यूट्रॉन समझ के चल बैठो। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो बेटा ये होता है एग्जैक्ट जो वैल्यू आती है, ये तो आती है 1837, और इसे कई बार सॉल्यूशन करने के हिसाब से आप 1840 ले लेते हो। ये दिमाग में रखना है कि प्रोटॉन का ऊपर है ये और इलेक्ट्रॉन का नीचे है। ये तो हमारी होगी बेसिक चीजें जी, जो कि ज्यादातर बच्चों को ना रटी हुई है। अब क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अलग अलग कक्षाओं में घूमता है ना, अलग अलग कक्षाओं में घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन। तो भैया जो सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन होता है, देखो मैं लिख देता हूं, सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन भैया ये कहलाता है देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको आप बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। संयोजी, इसको बोलते हो संयोजी इलेक्ट्रॉन जी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ और चीजें हैं इसमें जो जोड़ देता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहां कहा ना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे की जितनी चीजें हैं वो हमें बहुत तकड़ी वाली तैयार करनी है। तो मैं अपने अपने दिल पर ये बोझ नहीं रखूंगा कि काश मैं ये पढ़ाता पहले तो ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ आती, इसीलिए आज का दिन इसी चीज को समर्पित है बेटा। एक होता है हमारे पास में चालक पदार्थ जी, यानी कि कंडक्टर होता है जी, चालक पदार्थ। बस मैं दो तीन चीजें बताऊंगा, चालक पदार्थ यानी कि कंडक्टर जी। चालक पदार्थ में धारा जो बहती है, चालक पदार्थ में जो धारा बहती है, धारा विद्युत क्षेत्र के कारण बहती है, विद्युत क्षेत्र के कारण बहती है। तो भैया चालक पदार्थ में जो धारा बहती है इसको कहने लगे हम ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट मतलब धारा, कभी तुम भावुक हो जाओ, इसको क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। अच्छा जी, पहला पॉइंट तो ये है कि धारा जो बहेगी वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण बहती है। दूसरी चीज, धनात्मक तापमान गुणांक रहता है, धनात्मक तापमान गुणांक रहता है। अच्छा, संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन, भाई धारा बह जाती है ना इनमें, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, 1 2 3 ऐसे होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अच्छा भाई बच्चों याद रखना, जैसे कि तांबा, जैसे कि चांदी, जैसे कि एल्युमिनियम, जैसे कि पीतल, बेटा ये सारे के सारे कंडक्टर होते हैं, ये सारे के सारे हमारे कंडक्टर होते हैं साहब। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब ये मत बोलना कि सर ये कंडक्टर क्या थे, अब हमारे लिए तो पूरे सिलेबस में यही चलेंगे कंडक्टर कंडक्टर, लेकिन बच्चों हमारे पास में कुछ होते हैं कुचालक पदार्थ, यानी इंसुलेटिंग पदार्थ। अब इनमें धारा ही नहीं बहती, हम क्या कहते हैं कि धारा नहीं बहती, धारा नहीं बहती है, भाई इनमें धारा बहने वाली तो नहीं होती है।
दूसरी चीज होती है कि ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, ये भी ठीक है सर। और इनमें संयोजी तो ज्यादा होते ही नहीं, बस उदाहरण लिखो आप, जैसे कांच, जैसे रबर, जैसे पेपर मतलब कागज, ठीक है जी, जैसे लकड़ी। बेटा ये सभी जो होती है ना मेरे बच्चों, प्लास्टिक, ये सभी जो होती है ये सभी कुचालक पदार्थ होते हैं। एक और होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, एक हमारे होते हैं देखो अर्धचालक, इनकी मुझे नहीं लगता हमें पढ़ते समय कहीं जरूरत भी पड़ती है। अर्धचालक, जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं देखो जी, हम क्या लिखते हैं कि भैया धारा जो बहती है, अर्धचालक का मामला यह है कि इनकी जो चालकता है ये कुचालक और चालक के बीच कहीं होती है। चालकता कुचालक व चालक के बीच होती है। क्या होती है देखो, चालकता कुचालक व चालक इसके बीच होती है। बच्चों ये होता है ऋणात्मक तापमान गुणांक। ये ज्यादातर को याद भी है, बस सुनते रहो अपना, इस इलेक्ट्रिकल रूपी गंगा में बस स्नान करना है। इसके उदाहरण होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हैं जिससे बस काम चल रहा है, बल्कि इसके हमें पूरे सिलेबस में ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ती, हमें जरूरत पड़ती है ये चालक पदार्थों की। क्या क्या बता दिया देखो, जो बेसिक चीजें थी ये सीख लेना है जी। अब आ जाओ थोड़ा सा आगे। सबसे पहले चार्ज, सबसे पहले चार्ज से शुरुआत करते हैं, और बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस आपको यह कि गुरुजी हमें पता है, मेरे से एक वादा करना है कि सर ये हमें पता चल गया, आवेश इसका जो मात्रक होता है, कौन से वाला, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक, ये है भैया यहां कूलाम। क्या है जी देखो, जो ऐसा ही मात्रक है ये है यहां कूलाम। आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि। अब अदिश और सदिश की बात कर लूं तो मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा, क्योंकि साइंस वाइंस बच्चा पढ़ के आता है। अदिश राशि वो राशियां होती है जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल मान की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, बात खत्म। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। देखो आवेश संरक्षण का नियम पता है क्या, ना तो आवेश नष्ट हो सकता ना ही ये उत्पन्न हो सकता, बस ये परिवर्तित होता है। तो देखो जी आवेश संरक्षण का नियम यही है, संरक्षित होता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सबको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विषम आवेश जो होते हैं जैसे एक पॉजिटिव निगेटिव, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक कुलाम में वैसे बहुत सारी चीजें बतानी होती है चार्ज में, लेकिन नहीं बच्चों, सिर्फ वही चीज बताऊंगा जिससे हमारे सिलेबस में कोई कठिनाई ना आए, इजीली हम चीजों को पकड़ जाए। एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18। एक गुलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक गुलाम में इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बस मुझे यही चाहिए था, बस इतना। अब धारा है यानी कि करंट, भैया ये चार्ज पढ़ लिया हमने, चार्ज को आवेश कहते हैं, भैया ये हो गया जी करंट हो गया। सर बताओ जल्दी से, इसे भी धारा। भैया देखो इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, ये होता है बच्चों एम्पियर। सर भूलने वाले नहीं हैं, भूलने वाले नहीं हो तो देखो मदद मिलेगी इसके कई जगह पर। हम क्या लिखते हैं कि किसी
किसी चालक, पढ़ने का एक बार समय दूंगा आपको मैं, टेंशन मत लो, एक बार मेरे साथ साथ चलो इस बहाव में। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। बस, अच्छा सर ठीक है, से तो हम समझ गए कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। ये इसका मात्रक एम्पियर है और ये एक अदिश राशि है। क्या है? ये एक अदिश राशि है। सर इसे भी समझ गए, इसे भी समझ गए। अब देखो बच्चों, जो करंट होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो ऐसा ही मात्रक तो एम्पियर है, लेकिन देखो जी यहां से ड्राइव मात्रक क्या आ जाएगा? कूलाम पर सेकेंड। क्या लिखा जाता है? आई बराबर में क्यू बाई टी। बच्चों क्या लिख दिया हमने? आई बराबर में क्यू बाई टी। क्यू क्या है? आवेश है। अब ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना, आई बराबर हमने लिख दिया क्यू बाई टी कूलाम पर सेकेंड। इसी प्रकार से कुछ अन्य चीजें भी हैं जिनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। Q बराबर में I इंटू टी है, तो मतलब ऐसा नहीं रटना, इसे एक्टिव मोड में काम करवाना है। आपने कहा गुरुजी गुलाम की जगह कुछ और लिख सकते हैं, लिख लो, किसने रोका है भैया? ये कर लो सीधे एम्पियर और सेकेंड, ये भी लिख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस धारा याद रखना है कि ऐसा ही मात्रक एम्पियर है, अदिश राशि है और चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहेंगे। बस जी, इसे I बराबर क्यू बाई टी कूलाम पर सेकेंड, इतना अपने दिमाग में सेट कर लो। बस जी, अब बेटा मैंने पहले बता दिया कि देखो जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक, जो मेरे बच्चों चालक पदार्थ होंगे, इनमें जो धारा बहेगी कौन सी बहेगी बोलो? तो भैया इसमें बहती है ड्रिफ्ट धारा। कौन सी धारा बहती है? ड्रिफ्ट धारा। और ड्रिफ्ट धारा किसके कारण बहती है? ये बहती है, ये बहती है भैया इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण। बस जी, फटाफट से जरा, फटाफट से एक बार इसे पढ़ो। अब आपके लिए नया नहीं लगेगा। देखो यहां आपको ना, मेरा पर्पज अगर आपके सिलेबस में बेसिक वैद्युत की देता तो मैं और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करके पढ़ाता। मुझे ले जाना है आपको बीएचपीएसएल के सिलेबस पर, तो मुझे यहां पर यह है कि बच्चों के साथ में आपके टेक्निकल का एक कनेक्शन डेवलप करना है, इसलिए मैं बेसिक वैद्युत की का आइडिया दे रहा हूं आपको। अदरवाइज इसमें तो फिर टाइम लगता। जैसे बच्चों पूरी कहानी शुरू होगी इस एटम से, एटम यानी कि परमाणु से। एटम के नाभिक में, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और भैया जो एटम का नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रखा है प्रोटॉन जी। तो जल्दी से ये सारी चीजों को एक बार फटाफट से पढ़ो, आर पार कर दो जल्दी से, बिल्कुल। पढ़ लिया ये सारी चीजें? पढ़ लिया बच्चों? नेक्स्ट चलूं? नेक्स्ट चलते हैं जी, यहां से बच्चों बताइए, चालक समझ जाओगे कि कंडक्टर जो होता है ना, इसमें धारा बहती है। जो कंडक्टर होते हैं बेटा, इसमें धारा बहती है। कुचालक मतलब जिसमें धारा नहीं बहती। और बेटा जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, अर्धचालक, इनमें 0 केल्विन पर धारा नहीं बहती और कमरे के तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर धारा बह जाती है। तो हमारे सिलेबस में ऐसी कुछ चीजें हैं नहीं कि तुम्हें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की डिटेलिंग में जाऊंगा। मैं कहता हूं कि चालक और कुचालक के बीच में कहीं ना कहीं इसकी चालकता होती है। और बच्चों याद रखना, जो कुचालक है ना, जैसे यहां तो संयोजी हमने लिख दिए 1 2 3, तुम नहीं भी लिखते तब भी काम चल जाता। बस आपको पता हो कुचालक में नहीं बहती धारा, चालक में धारा बह जाती है, तो हमारे पूरे सिलेबस में यहीं से मामला सेट हो जाएगा।
आगे पढ़ाऊं, चलो देखो बच्चों, फटाफट से चार्ज और करंट के बारे में एक आइडिया लो, जल्दी से फटाफट से चार्ज और करंट के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लो, जल्दी पढ़ो इसे। बेटा पढ़ लिया आपने ये, आगे चलें। तो धारा क्या होती है, देखो चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कह दिया हमने, I बराबर Q बाई टी कूलाम पर सेकेंड, ये है धारा। चलो फिर चैट बंद करते हैं, फिर पहले की तरह फिर से पढ़ाई। देखो बच्चों, एक होता है पोटेंशियल, है पोटेंशियल, जिसको आप लिखते हो विभव। क्या लिखते हो, विभव। ये भी एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, जिसका जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक लिखूंगा भैया, ये होता है वोल्ट। क्या होता है, देखो ऐसा ही मात्रक जी, वोल्ट। किस प्रकार की राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। आ जाओ भाई, पोटेंशियल बता दो तुम्हें ये है क्या चीज। अनंत पर, अनंत पर स्थित किसी धनात्मक इकाई आवेश को विद्युत विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है, याद हो गया होगा। अनंत पर स्थित धनात्मक इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। वोल्टेज या विभव ये एक ही बीमारी थी गुरुजी। V बराबर में क्या लिखें, कार्य, कार्य अपॉन में आवेश। अच्छा ये लिखा जाएगा क्या, बिल्कुल, कार्य लिख दिया W, आवेश मतलब Q। तो गुरुजी इसका जो मात्रक है, ऐसा ही तो आपने वोल्ट लिखा है, वैसे क्या होगा, तो कार्य का मात्रक होता है जूल और Q बोले तो गुलाम। तो क्या हो जाएगा, जूल पर गुलाम जी। कितना मिल जाएगा तुम्हें, जूल पर गुलाम। चलो जी, जूल पर गुलाम। इसीलिए क्या कहा जाता है कि वोल्ट किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा जूल पर गुलाम जी। ओहो अच्छा बच्चों, इसी से रिलेट करते हुए आगे चला जाए, क्योंकि ये तो बड़ी जरूरी है। बैटरी देखी है तुमने, सेल देखी है, तो भैया नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यहाँ ईएमएफ, जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल। क्या बोल रहे हो, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल भैया, जितना भी खेल है ना, इस विद्युत वाहक बल का ही है। जितना खेल है, ये छोटी छोटी सेल वेल से भी समझ सकते हो, क्योंकि विद्युत वाहक बल क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, या ये कह सकते हैं कि करंट को फ्लो कराने का काम करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं, बिल्कुल टेक्निकल नहीं लिख रहा हूं। हम लोग क्या कहते हैं, यह परिपथ में या फिर
चालक में धारा को फ्लो कराता है। टेक्निकल चीजें लिखी नहीं, तो जब भी मैं कहूं ईएमएफ तो तुरंत पकड़ लो बात को कि भैया इससे यही ऐसी चीज थी जिससे करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि एक ऐसा फोर्स है। बच्चों इसका भी जो मात्रक आप लिखोगे तो इसका मात्रक क्या होगा, ये भी वोल्ट ही होगा, इसका मात्रक भी वोल्ट ही होगा। आगे बढ़ो भाई। विभव पतन, विभव पतन जी, विभव पतन, वोल्टेज ड्रॉप। जब भी किसी कंडक्टर में, अब यहां आपको ना परिभाषा के पीछे नहीं भागना है इनकी, बस इनकी मुझे जब भी मैं तुल्य परिपथ बनाऊंगा इन सब की मुझे जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो विभव पतन सिखाता हूं मैं क्या होगा। जैसे हमारे पास में कोई भी एक कंडक्टर दे दिया, जैसे हमने कहा रेजिस्टेंस आर है, ठीक है भाई बच्चों, हमने दे दिया जी रेजिस्टेंस आर है उस कंडक्टर का प्रतिरोध, और इसमें यहां पर धारा फ्लो कर रही है। तो भैया हम लोग क्या लिखते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप ये लिखा जाता है आई आर, इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट हो जाता है जी। दोस्त एक और चीज होती है, जैसे इंडक्टर होता है, इंडक्टर एल, एल समझते हो, प्रेरक, इसका जो मात्रक होता है ना वो होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी। इसमें धारा बहती है। तो देखो जो ये वोल्टेज ड्रॉप नामक बीमारी वो केवल उसमें होता है जिसका मात्रक ओम होता है। तो यहां क्या लिया जाता है, यहां लेते हैं एक्सेल, अभी एसी में बताऊंगा ये भी, एक्सेल बराबर ओमेगा एल। अच्छा सर ओमेगा का मान तो 2 पाई एफ और एल लिखते थे। अच्छा गुरुजी इसका मात्रक जो होता है ना वो ओम हो जाता है। तो भाई एक बात बता दो, ये एक्सेल था क्या बच्चों, ये होता है प्रेरक प्रतिघात, प्रेरक प्रतिघात। गुरुजी इसमें ना ओमेगा आया, ये क्या है, तो बच्चों ओमेगा को कहते हैं कोणीय आवृत्ति, ओमेगा को कहेंगे कोणीय आवृत्ति, जिसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किस में ली जाती है, ये ली जाती है रेडियन पर सेकंड। अब इन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी। एफ क्या है जी, ये हो गई हमारी लीनियर यानी कि रेखीय आवृत्ति, जिसको केवल आवृत्ति लिखते हैं, और ये लिख दिया हमने हर्ट्ज में। कोई दिक्कत परेशानी, ये आगे भी आएगा अभी। तो बेटा इंडक्टर में भी होगा वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा सर फिर क्या लिखोगे, तो जैसे यहां वोल्टेज ड्रॉप आई आर लिखा गया, यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप या फिर विभव पतन आप लिखोगे वो होगा आई इंटू एक्सएल वोल्ट। क्या लिखोगे, आई इंटू एक्सएल वोल्ट लिखोगे। सर सही है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब देखो मेरे बच्चों, एक और शब्द या एक और टर्म होता है जो आपने सीखा होगा, जिसे कहते हो आप कैपेसिटेंस, यानी कि जिसे बोलते हो आप धारिता। तो भैया इसका जो मात्रक होता है वो होता है फैराड। अच्छा जी, इसमें भी धारा बहेगी, इसमें भी होगा। तो बच्चों यहां पर जो एक्स सी है हमने लिख दिया, इसे कहते हैं धारिता प्रतिघात। अब इनके बिना नहीं काम चल सकता आगे, ये जरूरी है। एक्स सी बराबर में, एक्स सी बराबर में, बस ये मान लेना कि अगर मैं इन्हें नहीं करवाता तो आपका कनेक्शन नहीं बनता। एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी या फिर 1/2 पाई एफ और सी ओम जी। तो ये भी सही है सर। सर यहां वोल्टेज ड्रॉप यानी कि विभव पतन क्या लिखोगे, तो बच्चों विभव पतन जो होगा वो होगा आई इंटू एक्स सी वोल्ट। ये होता है विभव पतन जी, आई इंटू एक्स सी। तो भैया वोल्टेज ड्रॉप बहुत जरूरी है, आगे हर एक चीज में काम आएगा। ये पोटेंशियल है, ईएमएफ है, ये फटाफट से पढ़ लो। अब एक चीज और सिखा देता हूं, देखो जिसके बिना काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जी। तो अभी पढ़ना है इसे एक बार, अभी पढ़ना है इसे
नेक्स्ट चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जिसे हम कहते हैं विभवांतर। क्या लिखते हो मेरे शैतान बच्चों? विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया विभवांतर। देखो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो बिंदुओं पर स्थित पोटेंशियल का जो अंतर है उसको आप लिखते हो विभवांतर, यानी कि दो बिंदुओं के विभव में अंतर को विभवांतर लिखते हो। अच्छा सर, एक बिंदु तो ये ले लिया हमने और एक बिंदु हमने ये ले लिया। बच्चों ये ए पॉइंट है, ये बी है, यहां पर इसको ध्यान से देख लेना, न्यूमेरिकल में मदद करेगा। ये वी ए है और ये वी बी है। तो विभवांतर लिखने का तरीका देखना है। अगर बेटा आपने वी ए बी लिखा तो आप वी ए बी भी लिख सकते हो विभवांतर, और वी बी ए भी लिख सकते हो। तो मेरे बच्चों, जो आप वी ए बी लिखते हो, इनमें जो शुरू वाला बिंदु होता है ये बताता है उच्च विभव को, उच्च विभव को, और ये बाद वाला बिंदु बताता है निम्न विभव को। ये बताएगा उच्च विभव को, ये बताएगा निम्न विभव को। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी ये पहले होगा वी ए और जो बाद में होगा माइनस के वी बी, और यूनिट कर दो देखो वोल्ट। क्या कर दिया देखो, वी ए ये कर दिया ये। अच्छा, अब कोई बच्चा कहे गुरुजी ऐसे ही लिखना थोड़ा जरूरी था, मैं तो नहीं लिखता, मैं तो ऐसे लिखूंगा कि वी बी ए, तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, पहले आएगा वी बी ए में वी बी माइनस के वी ए वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों क्या लिखा जा सकता है कि जैसे ये वी ए बी लिखा आपने, अगर आप इसे माइनस को बाहर कॉमन ले लेते तो ये हो जाता वी बी माइनस के वी ए। बताओ हो जाता कि नहीं बेटा? माइनस, अब वी ए यहां देख लो, वी बी माइनस वी ए का मान कितना हो गया? माइनस के वी बी ए। इसीलिए लिखने के तरीके के अकॉर्डिंग प्लस माइनस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटे से सवाल, भाई जहां मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी, जब भी मैं जनरेटर पढ़ाऊंगा, मोटर पढ़ाऊंगा, ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा, तो जितने तुल्य परिपथ बनेंगे उन सब में मुझे ये जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जैसे यहां पर जो वोल्टेज है वो वी ए दे दिया, यहां ये रेजिस्टेंस हमें यहां आर दे दिया बेटा, और यहां पर ये वी बी दिया है, और ये धारा दी है। तो देखो ओम का नियम आगे बताऊंगा, अभी ओम का नियम यहां भी थोड़ा सा जरूरत पड़ती है। बेटा क्या करते हो, आई जहां से शुरू होता है, पहली चीज जहां से ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट मतलब शुरू होगा, तो वो वोल्टेज लिखना है समान चिन्ह के साथ। जहां पर ये एंड होगा वो वोल्टेज लिखना है विपरीत चिन्ह के साथ, यानी अपोजिट चिन्ह के साथ। बस ये याद रखना और कुछ ना। तो आई का मान कहां से शुरू हुआ, कहां से निकला? तीर देखकर बताओ ना भाई। इधर से निकला है तो आप कहोगे सर जहां से चलेगा वो तो मैं सेम रखूंगा वी ए। सर कहां घुस गया, ये कहां चला गया, वी बी पे चला गया, तो भैया जहां पर पहुंचा इसे लिखोगे आप प्लस है तो माइनस के वी बी अपॉन में टोटल प्रतिरोध आर, भैया मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, तो ये होता है इसे लिखने का तरीका। अब एक केस और बता देता हूं, एक चीज और बता देता हूं तुम्हें। जैसे बच्चों आर ये दे दिया, यहां पर ये वी ए है, ये वी बी है, धारा आई इस तरफ पूछ ले और ये माइनस होता, तो आपको देखो करंट कैसे लिखना था। आपको आई बराबर में स्टार्ट कहां से है गुरुजी? वी बी से है। एंड कहां है?
सर ये तो माइनस पर है, तो भैया प्लस, क्योंकि जहां से चला है वो सेम चिन्ह लगाना है, और जहां पर ये आया माइनस पर आया तो प्लस कर दो वी बी बटे में वी ए बटे में आर। मात्रक कितना हो गया देखो, एम्पियर। तो भैया ये आपका सब कुछ हिसाब किताब फाइनल कर दिया वोल्टेज वाले कॉन्सेप्ट का। जी चलो भाई जल्दी से फटाफट बच्चों, जो बोर्ड पर ये दिया है इसे जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो बेटा फटाफट से। चलो जी अभी यहां आ जाओ, हो गया, पढ़ लो जरा इसे। अरे पढ़ लिया था, मुझे बता दिया करो, जब मैं पढ़ने का समय देता हूं तो उस समय मैं चैट डाउन कर देता हूं, जब हो जाए तो मुझे बता दो गुरुजी हमने पढ़ लिया। एक बार मेरे साथ साथ पढ़ाई हो जाएगी, बाद में थोड़ा सा बस पढ़ लेंगे, परफेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया, चलो अब जरा इसे पढ़ो बेटा। विभवांतर वगैरह लिख लोगे? मतलब ये है कि इतना रहना कि हाँ सर, अपने दिमाग में फालतू कुछ चीजें नहीं चलाना, लेकिन ये है कि हाँ सर इतना हम कर लेंगे, बस मुझे ये चाहिए आपसे। अरे मैं ठीक ही हूँ, मैं जीवन में पहली बार बीमार पड़ा। बीमार भी क्या था, मेरे प्रॉब्लम थी मुझे, तो उसकी सर्जरी मेरी हो गई। मुझे, मैं बोल तो रहा हूँ पगले, मैं लाइफ में पहली बार मुझे ये लगा होगा यार, क्या बोलते इसे, इससे ग्लूकोज वगैरह लगा, कैनुला है, पहली बार लगा था मुझे। हो गया रिवाइज, फिट रहूंगा मैं। बाकी तो भविष्य किसने देखा, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट, मैं फिट रहूंगा और एग्जाम तक तुम्हें ऐसे ही डोज में देता रहूंगा। चलो फिर आगे बढ़े। बस ये है कि बातें बस कम ही करूंगा यार, आपसे बातें करने का अलग ही टाइम डिसाइड कर लेंगे, जिस दिन तुम्हें बातें करनी होगी। पढ़ाई से फुर्सत नहीं है यार, है। देखो, आ जाओ जी। अब देखो भाई, जो ये चीजें हैं, इनके बिना यार हम जनरेटर, डीसी या एसी ये पढ़ नहीं पाएंगे, स्पेशली ये अल्टरनेटिंग करंट की वजह से। डायरेक्ट करंट जिसको आप डीसी लिख रहे हो, जिसमें मान वह दिशा समय के साथ नहीं बदलती, मैं सिर्फ ये लिख देता हूं, इसमें मान वह दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं, जिसमें देखो मान व दिशा नहीं बदलते, कैसे देखो बच्चों, ये समय ले लिया आपने, टाइम,
यहां पर चाहे तो आप वोल्टेज देख लो, चाहे आप करंट देख लो, ये ऐसा का ऐसा ही है। देखो इसमें एक ही मान बना हुआ है, देखो ये ये बदल ही नहीं रहा, तो ये होता है डीसी। क्या होता है? डीसी। अच्छा बच्चों, जब हम डीसी की बात करते हैं तो इसमें जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? ये होती है 0 हर्ट्ज। और जो आवर्त काल होता है, जो आवर्त काल होता है ये होता है भैया टी बराबर अनंत। क्यों होता है सर ये? इसलिए होता है क्योंकि एफ और आवर्त काल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जी। ठीक है बच्चों, एक चीज को हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं है कि डीसी के हम यूज नहीं करते हैं। जब भी चार्ज स्टोर करने की बात आएगी, एनर्जी स्टोरेज की बात आएगी, वो केवल डीसी में ही संभव है। तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे, एनर्जी स्टोरेज, संग्रहित करना बोलते हैं इसको, केवल डीसी में ही संभव है। एनर्जी स्टोरेज अगर करनी है, वैद्युत ऊर्जा की बात चल रही है ये, तो भैया ये केवल डीसी में है। कोई बच्चा एनर्जी ना गुरुजी मैं तो आवेश लिखूंगा, आवेश स्टोरेज भाई कहां है? केवल डीसी में संभव है, बाकी कहीं नहीं। इसमें बहुत ज्यादा कोई लॉजिक था नहीं। अल्टरनेटिंग करंट जो एसी आप पढ़ते हो, आपको ये भी बता दूं कि जो डीसी जनरेटर है ना, मेरे बच्चों जो डीसी जनरेटर बनाए उनका क्रेडिट जाता है थॉमसन एडिसन को। थॉमसन एडिसन साहब को इनका क्रेडिट जाता है, जो ये एसी जनरेटर जो बनाए, एसी पर जो स्टडी करी है, एसी जनरेटर या एसी पर जो स्टडी करी है, इसका क्रेडिट जाता है बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी निकोला टेस्ला। मेरे तो फेवरेट साइंटिस्ट है भाई, ये बहुत बहुत टैलेंटेड है। थॉमसन एडिसन साहब का भी काम ठीक ठाक है, लेकिन इनके थोड़ी सी हरकतें ठीक नहीं रही। तो अल्टरनेटिंग करंट जी, जिसमें हम क्या लिखते हैं कि इसमें समय के साथ मान व दिशा बदलते रहते हैं। इसमें समय के साथ साथ मान और दिशा बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? ऐसे बदलेंगे। देखो जी, यहां क्या ले लिया आपने? समय। यहां ले लिया वोल्टेज, ये ले लिया धारा, या तो वोल्टेज या फिर धारा। ये देखो ये बदलता है। अभी एसी का कहानी को बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ एसी और डीसी पढ़ा रहा था आपको। तो देखो बच्चों, यहां पर जो मान है कम ज्यादा ज्यादा ज्यादा, मैक्सिमम, फिर कम कम कम, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। तो समय के साथ मान भी बदल गया और डायरेक्शन भी बदल गए। अब देखो भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, अगर मैं इंडिया में ही लिखूंगा, अब मुझे भारत से मतलब है, तो भैया ये होती है 50 हर्ट्ज। और बच्चों जो आवर्त काल होता है 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग, निकालना भी बताऊंगा आपको कैसे। आवर्त काल होता है 20 मिली सेकेंड। ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है? ये मैंने अपने हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग ही लिखा दी।
ठीक है भाई। एनर्जी का स्टोरेज या आवेश का स्टोरेज कभी भी एसी में नहीं हो सकता। जितनी बैटरी तुम यहां से चार्ज करोगे, नेक्स्ट में उतनी ही डिस्चार्ज हो जाएगी। समझ आया? तो यहां नहीं होता। तो हम क्या कहते हैं कि एसी के रूप में, एसी के रूप में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना संभव नहीं है। विद्युत ऊर्जा को आप स्टोर नहीं कर सकते एसी के फॉर्म में। याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। देखो जी, फॉर्मूला क्या क्या है पहले लिखते हैं हम डीसी के हिसाब से। P बराबर में V इंटू आई, वॉट कर दिया साहब, ठीक है सर। या फिर आई स्क्वायर आर कर दिया, तब भी हम खुश हो गए, वॉट। या फिर V स्क्वायर बटे आर कर दिया, तब भी हम खुश हो गए, वॉट। तो भाई डीसी में पावर ये लिख दिया हमने, वॉट। अब बात करी जाए एसी। देखो बेटा, अब बच्चे गए गुरुजी, यही तो है आगे चल के जितनी भी चीजें पढ़ोगे, बस यही खेल है। अब बच्चों ने ये बेसिक चीजें पढ़ी नहीं, टूट पड़े जाके एकदम से इंडक्शन पे, फिर मामला टाइ टाइ फिस हो गया। ऐसे नहीं चलेगा ना। एसी, एसी में तीन तरह की पावर देखते हो। एक होता है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं जी पी से। इसका मतलब होता है वास्तविक शक्ति। देखो बच्चों, ये कुल मिला के यार टेंशन ना लो, इसे इंग्लिश में रियल पावर लिख दो। ये एक ही पावर के नाम है, एक्टिव लिख दो। एवरेज भी यही है, टेंशन बिल्कुल ना ले, ट्रू भी यही है। ट्रू पावर, सारे नाम इसी के हैं, ट्रू पावर। तो भैया इसका सूत्र होता है P बराबर वी आई कॉस फाई, यूनिट है वॉट। क्या है? P बराबर वी आई कॉस फाई। बच्चों एक होती है Q, Q से हम प्रदर्शित करते हैं काल्पनिक शक्ति या फिर प्रतिघातीय, प्रतिघातीय शक्ति, रिएक्टिव पावर यार दोस्त। तो बच्चों इसका सूत्र होता है वी आई साइन फाई। मात्रक देख लो, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्या फुल फॉर्म? वोल्ट एम्पियर लिख दो यार, कभी तुम इसे भी कहो गुरुजी लिखा नहीं था। फुल फॉर्म लिख दो, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अच्छा जी, याद रहेगा, बिल्कुल याद कर लो। एक होती है बच्चों जिसे हम ऐसे डिनोट कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं आभासी, आभासी शक्ति, यानी कि अपरंट पावर। अपरंट पावर तो S बराबर होता है वी आई, मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। अब कुछ और भी रिलेशन लिखने पड़ते हैं दोस्त, अभी ऊर्जा पर भी आ जाएंगे, जरा उसी को कंटिन्यू किया जाए। अभी क्या क्या होता है बच्चों, मुझे जिस चीज की बस जरूरत है ना वही बता रहा हूं मैं। एक पावर त्रिभुज बनेगा,
AC में एक पावर त्रिभुज बनता है, AC में एक पावर त्रिभुज बनता है। तो बच्चों हमने क्या लिखा, वास्तविक रियल, तो ये कौन सा माना जाता है, रियल। और जो वाई एक्सिस होता है ना, ये वर्टिकल, ये माना जाता है काल्पनिक एक्सिस, तो इस पे आती है रिएक्टिव पावर, और ये माना जाता है एपरेंट। तो बच्चों ये लिखी जाती है यहां पी किस में लिखोगे, दोबारा फिर बदलो, बोलो मेरे साथ में, वॉट। घर पर बैठे होंगे, कमरे में बैठे होंगे तो मेरे साथ में बोला करो जब पूछता हूं, वॉट। सर ये है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहोगे, नींद भी नहीं आएगी, मन लगेगा पढ़ने में, दिमाग के न्यूरॉन भागेंगे दनादन। यहां क्या लिखोगे, रिएक्टिव, रिएक्टिव मात्रक है वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव। भैया यहां लिखेंगे एस, कौन सी शक्ति है, आभासी यानी अपरेंट, मात्रक क्या है, वोल्ट एम्पियर। अच्छा जी, एक्टिव और अपरेंट के बीच का जो ये एंगल है फाई, इसको कहोगे पावर फैक्टर एंगल। फाई को क्या कहोगे, शक्ति गुणांक कोण, यानी पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल। और मेरे बच्चों कॉस फाई को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे शक्ति गुणांक या शक्ति कारक, शक्ति गुणांक या शक्ति कारक, पावर फैक्टर। तो बच्चों यहां से ये बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये 90 डिग्री, ये कैसे काम कर रहा है, कर्ण, ये क्या आधार, ये क्या है लंब। तो क्या सिखाया मैंने बच्चों, एस बराबर में त्रिकोणमितीय में क्या सीखते हो, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। जी अच्छा सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ोगे तो भैया मैं सिंक्रोनस तुम्हें समझा ही नहीं पाऊंगा, ये नहीं पढ़ोगे तो मैं सिंक्रोनस समझा ही नहीं पाऊंगा। आज का होमवर्क यही है, जितनी चीजें पढ़ाई है इन्हें बिल्कुल चबा जाओ, छोड़ना मत इन्हें एक भी चीज को। सर ठीक है, लिख देंगे एस बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। गुरु जी यहां से अगर मैं, भाई फाई है तो दो चीजें लिख सकता हूं, देखो मेरे नालायक बच्चों, tan फाई बराबर में, अभी ऊर्जा को नेक्स्ट वाले इस पे पढ़ लेंगे, ऊर्जा, ये ऊर्जा कहीं नहीं भाग गई, ऊर्जा, ऊर्जा यही है ये। देखो बच्चों, तो गुरुजी अगर tan फाई हम लिखे तो tan फाई, तो गुरुजी हमने लंब बटे आधार पढ़ी है, बिल्कुल मैं कौन सा मना कर रहा हूं, ये मानो कि मशीन शुरू हो गया धीरे धीरे, Q बटे P। हाँ सर ठीक है, ये भी लिख दूंगा मैं, है जी, और नहीं लिखोगे तब बताता हूं। अगर बच्चों तुम्हें यहां से शक्ति गुणांक लिखना होगा, अगर आपको यहां से शक्ति गुणांक लिखना है तो क्या करूं गुरुजी मैं, तो तुम लिखोगे cos फाई। बताओ cos फाई क्या पढ़ते हो गणित में अपने त्रिकोणमिति में, आप कहोगे आधार बटे कर्ण, आधार पे क्या है, P है सर, P का मतलब क्या है, एक्टिव पावर है, आधार बटे कर्ण पे क्या है बोलो, गुरुजी ये तो S है। तो बच्चों ये हो गया शक्ति गुणांक का हिसाब किताब, ये हो गया शक्ति गुणांक का हिसाब किताब। ठीक है सर, कुछ और भी बताओ। देखो बच्चों क्या क्या लिखा तुमने, P तो है वास्तविक, और जो ये लिखा आपने Q, ये है काल्पनिक और ये है आभासी। काल्पनिक शक्ति हमेशा किस पे आती है, Y, क्योंकि गणित में तुम्हें एक्सिस पढ़ाते हैं, कौन कौन से एक्सिस पढ़ाए थे गुरुजी, थोड़ा थोड़ा याद कर ले क्या, हाँ भाई याद कर लो। इसे कहा करते थे रियल एक्सिस, रियल, जिससे बोलते थे तुम वास्तविक, कौन से को, एक्स एक्सिस को, और वाई को बोलते थे वर्टिकल, जिसको बोलते थे आप इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी एक्सिस पर जो आएगी वो हमारी रिएक्टिव पावर, और रियल पर जो आती है वो हमारी वास्तविक शक्ति। ठीक है, अच्छा गुरुजी बहुत बार जब हम जनरेटर पढ़ेंगे तो हम कुछ ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, प्लस माइनस जे क्यू, इसे भी बता दो फिर ये क्या बीमारी होगा, इसे भी सिखा दो। बहुत बार इसे हम S बराबर ऐसे लिखेंगे, तो सर इसमें बताओ क्या है, तो भैया जब भी S बराबर ये कुछ लिखा जाता है
तो देखो ऊपर वाले एक्सिस को प्लस जे बोलते हो, जे मतलब इमेजिनरी वाले जो आई वाले पढ़ते हो, और भाई नीचे वाले को माइनस के जे बोलते हो। अच्छा जी ठीक है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। तो गुरुजी ये बताओ ये प्लस जे माइनस जे कब आएगा, ये प्लस जे माइनस जे कब आएगा? तो बच्चों जब भी कभी इसमें प्लस जे लिखा जाएगा तो समझ जाना कि भैया पश्चगामी क्या है, पश्चगामी शक्ति गुणांक जी। क्या है? पश्चगामी शक्ति गुणांक है, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर। और अगर लिख देता हूं, कभी तुम भावुक हो जाओ, क्या लिखोगे? लैगिंग पावर फैक्टर। और माइनस जे, माइनस जे क्या लिखोगे बताओ? माइनस जे का मतलब होता है अग्रगामी, अग्रगामी किसकी बात चल रही थी? शक्ति वाले को ही देखना बस। शक्ति वाले में अगर प्लस जे होगा तो लिख देंगे लैगिंग, और माइनस जे अगर होगा तो अग्रगामी शक्ति गुणांक जी। अग्रगामी शक्ति गुणांक, इसका मतलब लीडिंग पावर फैक्टर। क्या लिखोगे? लीडिंग पावर फैक्टर। क्या मतलब हो गया लीडिंग पावर फैक्टर? जल्दी से पढ़ दो फटाफट से। जल्दी से पढ़ो बच्चों, फटाफट से पढ़ो। अभी से पढ़ो। पढ़ो फटाफट, 1 मिनट में आ जा रहा मैं। पढ़ लिया? नेक्स्ट चलूं? सेकंड क्लास कब होगी? सेकंड क्लास मतलब? अरे 7 से 9 दे रखा ना टाइम भाई, तो ये क्या अलग अलग थोड़ा ना करूंगा मैं। इसलिए मैं चैट ऑन नहीं करता किसी को। पीडीएफ रिएंट ये क्या होता है भाई? बेटा इस चीज के लिए थोड़ा ना कोर्स लिया है, बताओ। इस चीज के लिए कोर्स लिया है क्या? बताओ, कहीं भी कोर्स पे लिखा हुआ है कि आपके ये सवालों के जवाब सर देंगे?
नहीं ना भाई, इन चीजों के लिए थोड़ा ना किया आपने कोर्स में एनरोल। एस का मतलब, अरे एस का मतलब है अपरेंट पावर, तो एस बराबर में अपरेंट पावर का फॉर्मूला है तो लिखा। चलो जी आगे बढ़ो भाई। पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों का, बस जो पढ़ा रहा हूं कोर्स से संबंधित चीजों का मैं आंसर करूंगा। बाकी सर मेरा पेपर के साइन छूटे ये छूटे, बेटा इनके लिए तो बहुत लोग आपको बता देंगे। मुझे रिजल्ट क्रिएट करवाने हैं, रिजल्ट का धमाल करना है, तो इसीलिए क्षमा चाहता हूं। लिमिटेड टाइम होता है, पढ़ाना भी है, बच्चों को रिवाइज भी करने का समय देना है, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाता इन सब सवालों को। देखो भाई बच्चों, मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर आपको s बराबर में 5 + j6 दे दें, देखो समझो। थैंक यू यार तेजस। और आपसे पूछ लिया जाए कि लैगिंग पावर फैक्टर या लीडिंग, तो आप कहना जी देखो +j जब भी अपरेंट पावर में दिखेगा तो इसका मतलब लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। अगर मैं कहता कि प्लस की जगह माइनस है तो समझ जाते कि ये लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। चलिए साहब जरा तनिक थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। एक छोटा सा टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोलता हूँ ये कि बेटा चैटिंग कम करो। और देखो टीचर का काम, अब आपने टीचर को टीचर कम और ये समझना शुरू कर दिया कि हम तो कुछ भी पूछो। देखो ना, मेरा काम बेटा एक कोर्स पढ़ाना है ना। सिलेक्शन तभी आएंगे जब पढ़ेंगे बच्चे और ये पढ़ाएंगे। तो बाकी चीजों के लिए या तो एकेडमी में कॉल कर लेना, वो बताएं, या भाई देखो आप BSPSL के बोर्ड को कॉल करें, वो बताएंगे, है ना। ऊर्जा भाई, पहली बात तो जो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक जो होता है वो होता है जूल। पहली बात तो ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI मात्रक जूल ही होना है। और ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा बराबर में शक्ति गुणा समय, ये होता है जी। ठीक है सर, वैसे देखा जाए तो शक्ति तो हमने वॉट में लिखा है और ये हमने सेकंड में लिखा है। आप तो जूल बोल दे रहे हो। हाँ मैं तो बोल रहा हूं। तो ऊर्जा बराबर आपने ये देखा है। तो बच्चों याद रखना कि एक जो वॉट सेकंड है, 1 वॉट सेकंड, ये 1 जूल के बराबर है। 1 वॉट सेकंड 1 जूल के बराबर होता है। 1 वॉट सेकंड 1 जूल के बराबर होता है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों देखो कुछ बेसिक चीजें बता दूं आपको। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लिखते हो kWh, और आप ये कहते हो कि यही मानी जाती है 1 यूनिट। माननी क्या मतलब होती है 1 यूनिट। तो अगर मैं 1 इकाई या 1 यूनिट में, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ना, 1 यूनिट में 1 kWh, अब ये तुम्हें कई जगह मदद करेगा बेटा। कई जगह पर जब आप वायरिंग पैनल ये पढ़ोगे तब भी आएंगी ये चीजें। तो 1 kWh। अब गुरुजी 1 kWh का मतलब देखो क्या क्या चीजें हैं। 36 गुणा 10⁵ जूल लिख लो, या अगर कैलोरी के अकॉर्डिंग चलोगे तो 860 गुणा 10⁻³ कैलोरी लिख लो।
ओहो, ये बात है, जी हाँ। एक यूनिट के बराबर इतने जूल और इतने कैलोरी है, तभी आपने एक कैलोरी बराबर में 4.18 जूल पड़े होंगे। एक कैलोरी बराबर में तभी आपने ये पढ़ा होगा, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। बस ये अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा तनिक आगे बढ़ा जाए। बच्चों कल भी छुट्टी नहीं है, सैटरडे। हाँ, माहौल बना देंगे बिल्कुल। अब 30 दिन 20 दिन जब तक भी पेपर हो, बस जो मैंने कहा कि रात को 10 बजे पढ़ो, 11 बजे तक पढ़ो, तो पढ़ना है मतलब पढ़ना है। चलो बच्चों, अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध मात्रक क्या लिखोगे बताओ? मात्रक, मात्रक लिखोगे ओम। ओम साहब ने बताई थी ये बेसिक प्रॉपर्टी जी। ऐसे लिख देता हूं कि किसी भी चालक में धारा के बहने का विरोध, देखो टेक्निकली इसकी परिभाषा कुछ और भी थी, लेकिन मैं सिर्फ वो चीज लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं आएगा, इसकी मुझे इनडायरेक्टली जरूरत पड़ेगी। किसी भी चालक में धारा के बहने का विरोध करता है, या किसी भी चालक की जगह किसी भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ में धारा के बहने का विरोध कर देता है जी। आर बराबर में सूत्र है रो एल अपॉन ए, मात्रक ओ। अच्छा, जो रो है ये कहलाती है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका जो मात्रक है वो है बच्चों ओम मीटर। ये क्या है जी? ओम मीटर। हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का इलाज। देखो ध्यान से, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रो। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एल। एल क्या है? लंबाई। और भैया ए यहां पर दिया है पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या दिया? पृष्ठ क्षेत्रफल। और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। R directly proportional to rho, R directly proportional to L, R inversely विद्युत कर्मानुपाती होता है A के। साथ ही अगर चालक की बात करते हैं, चालक में तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। चालक में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, हमें भी समझ आया। नॉर्मल चीज है। चालक में तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अब देखो ध्यान से जो चीज बता रहा हूं, क्योंकि इन चीजों के बिना मैं आपको बेसिक, इन चीजों के बिना मैं आपको मशीन नहीं सिखा सकता। सबसे पहले सिर्फ आपको एक तो याद हो भाई, प्रतिरोध क्या कर रहा है? धारा के बहने का विरोध करेगा। दूसरी चीज है अब श्रेणी क्रम।
श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा समान बहती है, धारा सेम बहती है, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज में करंट सेम होना है, सीरीज में करंट सेम होना है जी। जैसे बच्चों मैंने ये बना दिया तुम्हारे लिए, ठीक है सर, 1 2, ये बहुत सारे प्रतिरोध दे दिए हैं, चलो दे दिए, तुम खुश हो जाओ बस। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहां पर हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है, हमें बताना है जी R इक्विवेलेंट। तो बच्चों सीरीज में कोई टेंशन नहीं है, सीरीज में एकदम करंट सेम जाना चाहिए, ठीक है दोस्त। यहां हो जाता है R इक्वलेंट इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस में R3। क्या हो जाएगा? R इक्वलेंट बराबर में R1 प्लस R2 प्लस में R3। सर बात तो सही थी, थोड़ा थोड़ा तो कर ही लेंगे, और करना पड़ेगा यार भाई। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बस निकालने सीखने हैं, और निकालने सीखने क्या है, सिखा भी रखे, आते भी होंगे बच्चों को। ओम नमः शिवाय। अब एक आता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में विभव समान होना है, यानी कि जो वोल्टेज है वो समान होती है, वोल्टेज समान रहती है, वोल्टेज सेम रहेगी भाई। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो भाई बच्चों R1 ये दे दिया, ये दे रखे हैं हमें यहां 3 प्रतिरोध जी, ये R2 दे दिया बेटा, और ये बराबर के जुड़े हैं NR। ये इनकी जरूरत नहीं है हमें इलेक्ट्रिकल मशीन या पावर सिस्टम में, बस इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, इन बेसिक की, और यही हमें सीखना है बस। तो भाई यहां निकालना है R इक्वलेंट जी, चलो जी R इक्वलेंट निकालते हैं। तो बच्चों यहां क्या सीखना होता है, 1/R इक्वलेंट इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा यहां पर हो जाता है। प्रतिरोध की ये बेसिक चीजें हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि ये जानकारी आपको बेटा इतनी तो हो गई। इतनी बेसिक जानकारी बस मुझे चाहिए थी आपसे। तो सीरीज और पैरेलल, बाकी मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इनमें। नेक्स्ट चलते हैं जी, देखो ओम का नियम है, ये भी बेचारा घूमते घामते आएगा। ओम का नियम, कुछ चीजें बेटा जो ओम का नियम है, यह है केवल चालक पर लागू होता है। ये जो लागू होगा केवल, ये केवल चालक पर लागू होगा, बाकी पे नहीं। यह केवल चालक पर लागू होता है। दूसरा,
इसे लिखते समय ध्यान देना है कि तापमान स्थिर रहता है। ठीक है सर, क्या रहता है? तापमान स्थिर रहता है। देखो ओम के नियम के अनुसार आई बटे वी क्या रहेगा? ये रहता है कांस्टेंट। या v बटे आई अगर लिखोगे तो मेरे बच्चों ये भी कांस्टेंट। अरे स्थिरांक समझते हो, गलती से लिख दिया इंग्लिश में। इसे कहते हैं स्थिरांक। क्या कहोगे? इसे स्थिरांक कहते हो। तो आई बटे वी भी कांस्टेंट है, वी बटे आई भी कांस्टेंट है, भाई दोनों ही कांस्टेंट है। तो ये देता है, जिसे हम लिखेंगे जी, जिसे कहते हो आप दोस्त चालकता। ओहो, जिसका मात्रक गुरुजी मोह था या फिर सीमेंट था। हमने थोड़ा ही मना किया, ये नहीं था, यही था। गुरुजी ये क्या देता है? ये देता है आर। वी बटे आई मतलब क्या होगा? आर, प्रतिरोध। क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होते हैं ये बेटा। अच्छा गुरुजी, इसका मात्रक तो हमने ओम पढ़ा है, बिल्कुल। तो ओम के नियम से हमें तीन बेहतरीन चीजें प्राप्त हो जाती है। नंबर वन, ये थक गए क्या तुम लोग? मुझे नहीं लगती थकान, क्योंकि तुम्हारी क्लास एंड करूंगा, उसके बाद मेरी साइंस की क्लास है, एनडीए की। फिजिक्स की क्लास है मेरी 10 बजे से, फिर मेरी बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास है, और 11 बजे से भूलना मत फ्लेक्शन कैप्सूल है, कैप्सूल। क्या है? 11 बजे से कैप्सूल। फिर 1 से 2 मेरी फिर क्लास कौन सी है? साइंस की क्लास है, एएलपी के लिए, जो आजकल केमिस्ट्री चल रहा, तो नया चैप्टर होगा उसमें, मेटल नॉन मेटल। देखो एक में फिजिक्स पढ़ा रहा है, एक में केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, एक में तुम्हें ये अलग पढ़ा रहा हूँ, एक में बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहा हूँ, और एक, हाँ भाई, एक क्लास फिर मेरी 4:30 बजे ईएडी वाले चैनल पर है। क्या है उसमें? आज मैटर के ऑब्जेक्टिव करने हमें। फिर 5 से 6 फिर तुम्हें पता है, 5 से फिर तुम्हें डोज है। 6 बजे से फिर तुम्हारा इंजेक्शन है, और 7:15 या 7 बजे से फिर मेरी एसजीपी पावर सिस्टम की क्लास है। तो मेरा तो ये शाम तक का सिलसिला है, तुम अपना देख लो भाई, तो मुझे तो पढ़ाना ही है। कल तुम्हारी और हैवी डोज कर दूंगा, क्योंकि आज मेरा उद्देश्य ये चल रहा है कि इसे सबको इन बेसिक को निपटा दो। हाँ भाई, ओम के नियम से तीन चीजें मिलेंगी। सर क्या क्या मिलेंगी? भाई V बराबर में आई आर मिलेगा। दूसरा, भाई I बराबर में V बटे आर मिलेगा। थर्ड जी, R बराबर में V अपॉन आई, ये मिलेगा। ये तीन चीजें मिलेंगी। सर आपने ये अल्टरनेटिंग करंट दोबारा फिर लिख दिया, मैं मन कर रहा था दोबारा फिर लिख दिया। अब देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की दोबारा से। शुरुआत करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की दोबारा से। नहीं पढ़ा तो पढ़ लो फटाफट, फटाफट से पढ़ो बच्चों इसे। पढ़ो फटाफट से इसे। यही तो पढ़ रहे थे आप, यहां तक तो हो गया था। देखो उड़ जाए तो बहुत कॉमन चीज थी, फटाफट नजर डालो इस पे। इस पे नजर डालो, पढ़ो फटाफट। आलस नहीं करना यार, देखो।
पढ़ लिया था ये। अब जरा फटाफट से इसे देख लो, देखो इसे भी देख लो भाई। हो गया, चलो ये हुई ना बात दमदार। यही तो बात हुई। भाई थोड़ा सा कोर्स के बारे में अपने यारों दोस्तों के साथ में भी डिस्कशन करना, फ्रेंड्स लोगों के साथ में भी डिस्कशन करना भाई। मेरी मेहनत में तुम्हें कमी नहीं लगेगी, ज्यादा ही जो लगेगी। आ जाओ बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट। अब इस पे लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा मशीन और पावर, मतलब अब ये जड़ है, तो हमारे लिए रेफरेंस जो वेवफॉर्म है, जो रेफरेंस वेवफॉर्म हमने बना रखी है, रेफरेंस वेवफॉर्म तरंग जो आपने ले रखी है, वो ले रखी है ज्वारीय तरंग भाई, जिसको बोलते हो साइनसोइडल वेवफॉर्म, जिसको बोलते हो। और जो रेफरेंस वेवफॉर्म है मेरे बच्चों, वो क्या ले रखी है आपने, साइनसोइडल ले रखी है भाई। अब इसे समझ लेना, देखो ये ले रखी है आपने साइनसोइडल। और बेटा क्लास ना, क्लास होने के बाद लगभग 30 मिनट होती लगती है प्रोसेस होने में, तो एकदम हल्ला गुल्ला मत कर देना है। लगभग 30 मिनट लगेगी प्रोसेस होने में, क्योंकि बड़ी क्लास हो जाती है तो लगभग 2-2.5 GB की हो जाती है, तो प्रोसेस होने में लगभग 15-20 मिनट, 30 मिनट मानकर चलो, तो मैं कर दूंगा अपलोड। अब साइनसोइडल जो वेवफॉर्म है, इसे थोड़ा सा आराम से समझाना पड़ेगा मुझे। बच्चों यहां लेते हैं ओमेगा टी। ये ओमेगा टी कुछ और नहीं है, बताता चलूंगा मैं अपने बच्चों को। ओमेगा टी ये केवल कोण है। अगर पाई में लिखोगे तो इसका मतलब रेडियन, भाई या तो ये रेडियन में हो सकता है, या फिर ये, आप ये नहीं लिखते डिग्री, भाई डिग्री में हो सकता है। तो ये साइनसोइडल जो वेवफॉर्म आप बनाओगे बेटा, वोल्टेज हो या करंट, तो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं ऐसा करता हूं, वैसे तो दोनों के लिए, लेकिन बार बार दो लिखूंगा, इससे बढ़िया मैंने केवल वोल्टेज ये लिख दिया। अब जो साइनसोइडल वेवफॉर्म को प्रदर्शित करने की स्टैंडर्ड वेवफॉर्म ली जाती है, वो ली जाती है V बराबर में Vm साइन ओमेगा टी। इसे दिमाग में रखो, ये पहली चीज है। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है सर। सर स्मॉल v क्या है? ये स्मॉल v, स्मॉल v का मतलब होता है तात्क्षणिक मान। ओहो, इसका मतलब होता है तात्क्षणिक मान। ठीक है सर, मान लिया। तात्क्षणिक मान का मतलब होता है कि ये समय के साथ साथ बदलता रहेगा। ये Vm क्या है? ये होता है अधिकतम मान, ये होता है अधिकतम मान। जैसे मैं ये बोलने लग जाऊं, बच्चों ये एंगल बताओ, तो इस एंगल पर ये कुछ मान होगा, तो आपने लिखा गुरुजी V1 ले लेते, कोई रोक थोड़ा ही देगा गुरुजी ये, तो बेटा किसी और एंगल पर ये मान आ जाएगा। इसी प्रकार मेरे बच्चों यहां पर 90 डिग्री, बेटा ये 90 होगा, ये 180 डिग्री होता है,
270 होता है और ये 360 होता है, तो पूरी साइकिल का मतलब बनता है 360 डिग्री तक। तो 90 पे क्या वैल्यू मिल रहा है तुम्हें? Vm मिल रहा है। फिर 180 पे 0 और 270 पे तनिक देख लो बच्चों फिर से माइनस के Vm। तो जो Vm है ये कहलाता है अधिकतम मान। तो साइनसोइडल को प्रदर्शित करने का तरीका तो ये देख लिया हमने। साइनसोइडल को प्रदर्शित करने का तरीका तो ये देख लिया हमने। अच्छा जी, और कुछ? अब देखो और कुछ क्या है। देखो प्यारे बच्चों, आप लोग कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को हो पता होगा तो बढ़िया। जैसे पहले हमने लिखा था ये फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का जो रियल मतलब है ये समझते हैं। थोड़ा सा वापस चलते हैं बच्चों। इसे यहां से लेकर यहां तक इसे हम कहते हैं चक्र, यानी कि साइकिल लिख देते हैं। साइकिल थोड़ा सा कॉमन शब्द है। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी धनात्मक आधी और ऋणात्मक आधी को मिलाकर बनती है साइकिल। तो एक सेकंड में, जैसे हमने क्या समझना है, क्योंकि सिंक्रोनस या इंडक्शन, भैया देखो मैं यहीं से समझा पाऊंगा। जैसे मैं ये कह दूं कि भैया ये क्या हुआ बच्चों, आपको गुरुजी एक साइकिल, मैं कहूंगा बच्चों ये क्या हुआ, गुरुजी दो साइकिल, बेटा ये क्या हो गया गुरुजी तीन साइकिल। तो ऐसे ही एक सेकंड में जितने साइकिल बनेंगे, एक सेकंड में जितने साइकिल बन के तैयार हो, सपोज एक सेकंड में 50 साइकिल बन गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। तो हम क्या लिखते हैं कि एक सेकंड में पूरे किए गए साइकिल की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हो? आवृत्ति कहते हैं। तो अगर ये एक सेकंड में 50 साइकिल पूरी कर रहा है, तो मेरे बच्चों इसी का मतलब हो जाएगा 50 हर्ट्ज। समझ गए? अच्छा जी, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी का हिसाब किताब। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी का हिसाब किताब। अब लिखते हैं जरा आवर्तकाल क्या है। गुरुजी आवर्तकाल भी बताओ। बच्चों आवर्तकाल जिसे आप लिखते हो टाइम पीरियड, क्या लिखते हो? टाइम पीरियड। एक, अब टाइम पीरियड का मतलब है कि एक साइकिल को पूरा करने में लिया गया समय। एक साइकिल को पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है, जिसे हम T बराबर 1/f लिखते हैं, और ये होता है सेकंड। ये होता है जी आवर्तकाल। ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि बच्चों में थोड़ी सी थकान हो गई। बताओ बेटा, जितनी आज चीजें पढ़ाई है सारी याद हो गई?
हैं? ईमानदारी से, जितनी आज चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई सारी याद हो गई तुम्हें? याद तो रखनी पड़ेंगे यार भाई, ऐसे काम कहाँ चल जाएगा। जितनी आज चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है, बस इसका एक छोटा सा सेशन की और जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये पूरा हो जाएगा, जिसमें बस 3 फेज सिस्टम है थोड़ा सा, और एसी एनालिसिस, जैसे आरएमएस वैल्यू क्या थी, औसत मान क्या था, फेज एंगल क्या है, पावर फैक्टर क्या है, बस ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा बहुत और है। तो शाम वाले सेशन में इसको मैं पूरा खत्म कर दूंगा। फिर नेक्स्ट जो आएगा हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिज्म, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, ये वो सब अपना ये चलता रहेगा। तो कल थोड़ा सा आपकी स्पेशल डोज रखेंगे बेटा। आई रूल आपके पास नहीं है, ±3% का वेरिएशन कर सकते हैं। ओके जी, आई रूल वैसे नहीं दे रखा ये। बहुत बढ़िया, इसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना। अभी एक चीज और बता दूं, 11 बजे एक सेशन है आप लोगों का, 11 बजे। वो कहाँ है? यूट्यूब पर है बेटा। यूट्यूब पर शाम को भी 6 बजे एक सेशन है आपका। 7 बजे से यहाँ शुरू कर लेता हूँ, रात को 9 बजे। अरे यूट्यूब का रमन सर क्लासेस पे जाओ ना, ठीक है। इसको बस रिवाइज करके आएंगे, जब नेक्स्ट शाम को 5 बजे पढ़ेंगे। तो अपने दोस्तों को भी कोर्स के बारे में बताइए, और नेक्स्ट वीक से, आने वाले वीक से मैं तुम्हें भैया, हाँ जी, नेक्स्ट वीक से ना मैं आप लोगों को पेपर देने लग जाऊंगा, तो वो अटेम्प्ट करने लग जाना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। बीएसपीएसएल में आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, इसका सिलेबस से ही आया है। 5 बजे क्यों नहीं होगा? होगा, सब कुछ होगा।